हेलो एवरीवन। जैसा कि हम आप लोग सबको पता है, अभी जस्ट सी इंटर का रिजल्ट आया था 8 फरवरी को। और 8 फरवरी को जैसे ही सी इंटर का रिजल्ट आया, उसके बाद इतना सारा फोन कॉल्स, इतना सारा व्हाट्सएप मैसेजेस और मेल्स बहुत सारा आया था। काफी कुछ का हम रिप्लाई कर पाया, मैक्सिमम का रिप्लाई हम नहीं कर पाया। बहुत सारा कॉल था। पहला बात तो कंग्रेचुलेशन वो सबको जिनका आइदर ग्रुप 1 या बोथ ग्रुप या ग्रुप 2 कोई भी एक चीज क्लियर हुआ, उनको कंग्रेचुलेशन। जिनका क्लियर नहीं हो पाया, आप लोग प्लीज अपना होप लूज मत करना। नेक्स्ट टाइम में और मेहनत करना और अच्छे से पढ़ना, जरूर सक्सेस मिलेगा। अब चीज ऐसा है ना कि जैसे ही इंटर का रिजल्ट आया, उसके बाद से मेरे पास बहुत सारा कॉल आया था एक चीज जानने के लिए कि अब हमारा अगला स्टेप आर्टिकलशिप क्या रहेगा। हम लोग को आर्टिकलशिप में क्या पूछा जाएगा, कौन से फॉर्म में अप्लाई करना है, किस बेसिस पे अप्लाई करना है, क्या किस तरीके से हम लोग सीवी बनाएं अपना, और बहुत सारा डिसीजन वो लोग का काफी कुछ जानना था। उसके लिए मेरे पास कॉल आया। अब इंडिविजुअली हर एक जन से मेरा बात हो नहीं पाया, तो इसी वजह से हम एक छोटा सा वीडियो बना रहे हैं जहां पे ए टू जेड चीज रिलेटिंग टू आर्टिकलशिप हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखो, पहला बात यह है कि आप लोग का फाउंडेशन हो गया, इंटर हो गया। अब अगला पड़ाव आता है आर्टिकलशिप, जो बड़ा इंपॉर्टेंट पड़ाव है। इसी बीच अपना सीए फाइनल का प्रिपेयर करेंगे और लास्ट में सीए फाइनल देकर क्वालिफाई करेंगे। ये वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले हैं इस लंबे 3 साल के जो जर्नी है उसके बारे में। अब सबसे पहले देखा जाए क्या चीज है। ये वीडियो का देखो मेन कंटेंट क्या रहेगा। सबसे पहले जो सीवी बनाना है उसके अंदर में क्या क्या मेन कंटेंट आना चाहिए। सेकंड, जो आपका इंटरव्यू रहेगा उसके लिए क्या क्या क्वेश्चन आप लोगों को प्रिपेयर करना है, क्या टॉपिक प्रिपेयर करना है। तीसरा, जो आप लोग वहां पे जाके काम करेंगे वो कितना तरह का काम होता है, उसके अंदर में क्या क्या काम आप लोग से करवाया जाएगा। फोर्थ, कौन से फॉर्म में जाए, बिग फोर में जाए या एक मिड साइज फॉर्म में जाए, बाद में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करे या ना करे, ये वाला हुआ। और रिसेंटली अभी बजट आया था, उसके बारे में आप लोगों को डेफिनेटली जानना है। चलो एक काम करते हैं, धीरे धीरे हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग लास्ट तक ये वीडियो देखना। आप लोग को जो मन में डाउट है सारा का सारा हम ट्राई करेंगे रिजॉल्व करने का। सबसे पहला बात, अब पहला क्वेश्चन उठता है कि आर्टिकलशिप के लिए कौन कौन अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। पहला, जो भी सीए इंटर क्लियर किया, अभी हम लोग डायरेक्ट एंट्री का बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं जो सीए फाउंडेशन के रूट से सीए इंटर देने के बाद अभी क्लियर करके आर्टिकलशिप करने जा रहे हैं। जो लोग सीए इंटर का आइदर ग्रुप 1 क्लियर किए या ग्रुप 2 क्लियर किए या दोनों ग्रुप क्लियर किए, वो लोग आर्टिकलशिप के लिए एलिजिबल है। यानी कोई भी एक ग्रुप क्लियर हो गया, आप आर्टिकलशिप करने के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट, आप लोग जो सीए इंस्टीट्यूट का आईटी ट्रेनिंग होता है वो करना जरूरी है आर्टिकलशिप शुरू करने के पहले। अगला, जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है वो करना जरूरी है। अगर आपका ये तीनों चीज हो गया, फिर आप लोग आराम से अप्लाई कर सकते हैं। सीवी बनाना है और इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है। कुछ लोग बोलेंगे हम लोग का चलिए क्लियर तो हो गया पर आईटीटीओपी नहीं हुआ, तो आप लोगों को तुरंत करना पड़ेगा जल्दी से जल्दी। रीजन बीइंग, आप लोगों को 30 अप्रैल के पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है आर्टिकलशिप अगर शुरू करना है, और सीए फाइनल डिले नहीं करना है तो एनीवेज अभी टाइम है। आप लोग साथ साथ में आईटीटीओपी करो अगर बाई चांस नहीं किया हुआ है, और साथ साथ अप्लाई कर दो अपना आर्टिकलशिप करने के लिए। नेक्स्ट बात, आर्टिकलशिप का जर्नी कैसा रहेगा। देखो, जैसा कि हम लोग को पता है आर्टिकलशिप है 3 साल का। डन। आप लोग जहां पे भी आर्टिकलशिप करना शुरू करेंगे, आप लोग को 3 साल अपना कंप्लीट करना है। उसी बीच में सीए फाइनल का एग्जाम होगा, उसी बीच में सीए फाइनल का एग्जाम होगा, और आप लोग टच में क्वालिफाई करेंगे। अब मान लो कोई आर्टिकलशिप शुरू किया पर वहां पे उसको काम करके उतना मजा नहीं आ रहा है, या उसको लग रहा है या फिर कहीं और बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगा, तो क्वेश्चन उठता है क्या वो एक फॉर्म को छोड़ के दूसरे फॉर्म में जा सकता है। जा सकता है। कब? ओनली इन द फर्स्ट ईयर ऑफ आर्टिकलशिप। खाली पहले साल में, ईयर 1 में जिस दिन आप रजिस्टर किए, उसके 1 साल के अंदर में आप अपने आर्टिकलशिप फॉर्म जहां पे काम कर रहे हैं वहां से ट्रांसफर लेके किसी और में जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि अगर ईयर 2 में जाना है या ईयर 3 में जाना है, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं, अनलेस कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस हो जाए। अब ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस क्या है, वो आपको आईसीआई का रेगुलेशन पढ़ेंगे आप अपने आप समझ में आएगा। मान लो एग्जांपल है कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गया, या मान लो एग्जांपल है कोई अपनी फैमिली के साथ रहता है और कोई कारणवश उनको पूरा का पूरा कहीं दूसरे सिटी में शिफ्ट होना पड़ा, तो ये कुछ कुछ चीज है जिसकी वजह से आप लोग को परमिशन दिया जाएगा, पर जनरली ईयर 2 और ईयर 3 में ट्रांसफर नहीं होता। तीसरा बात, अब ऐसा है ना कि ईयर 1 में आप लोग ट्रांसफर ले सकते हैं,
पर लेना ही क्यों है? लेना तब है जब आप लोगों को काम करके लग रहा है कि शायद आपका उतना डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है जो आपका एक्सपेक्टेशन था, तब आप लोगों को ट्रांसफर के बारे में सोचना चाहिए। ईयर 2 में ट्रांसफर लेने का चांस ही नहीं है। ईयर 3 में एक ऑप्शन होता है, आइदर जहां पे आर्टिकलशिप कर रहे हैं उसी जगह में पूरा आर्टिकलशिप कंटिन्यू करें, या फिर एक ऑप्शन है जो ईयर 3 है उसमें आप लोग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर सकते हैं, उसमें आप लोग आर्टिकलशिप छोड़कर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन उठता है आर्टिकलशिप और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बीच में डिफरेंस क्या है? देखो आर्टिकलशिप कहां पर होता है? एक सीए फॉर्म में, जहां पर आप लोग क्या करेंगे, जाकर किसी कंपनी का ऑडिट करेंगे, या फिर टैक्स कंसल्टेंसी, या फिर इंटरनल ऑडिट। ऑडिट भी दो तरह का होता है, एक स्टैट्यूटरी ऑडिट, एक इंटरनल ऑडिट, जो जनरली किया जाता है। तो आर्टिकलशिप में आप एक सीए फॉर्म में रहेंगे, जहां पे एक बड़े बड़े कंपनी का या छोटे कंपनी का या प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप का जाकर आप ऑडिट करेंगे। डन। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग क्या होता है? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में आप किसी सीए फॉर्म में नहीं है, आप किसी इंडस्ट्री में गए, यानी कोई कंपनी में गए। तो देखो दो साइड हुआ, एक तरफ कंपनी, जैसे एग्जांपल हो गया आईटीसी, या फिर जैसे एग्जांपल हो गया टाटा स्टील, या फिर एग्जांपल हो गया टाटा मोटर्स, या फिर एग्जांपल हो गया एचयूएल, या फिर पीएनजी, या डाबर, या मेरिको, जितना कंपनी के बारे में आप लोग नाम सुने हैं वो सब कंपनी। तो ये कंपनी है जो असली में ऑपरेट कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। अब एक तरफ हुआ ऑडिटर, जो आप लोगों को पता है, जो जाकर ऑडिट कर रहा है। यानी आर्टिकलशिप में आप लोग इस जगह है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में आप लोग इस जगह है। यानी अगर बाई चांस किसी को लगता है यार 2 साल में काम तो बहुत सीख गए ऑडिट का, अब क्यों ना एक काम करते हैं, टेबल के दूसरी तरफ जाकर देखते हैं कि वहां पे काम कैसे होता है, तो आप लोग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर सकते हैं। अब ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो एक डिफरेंट स्टोरी है जो अभी हम तुरंत डिस्कस करने वाला है। उसके बीच में आपका सीए फाइनल होगा, आप क्वालिफाई करेंगे। ठीक, अब आता है सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैक्सिमम लोगों के माइंड में रहता है, जो एक एक करके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है, काफी लोग के माइंड में डाउट रहता है कि भैया आप बताइए कि हम लोग बिग 4 में आर्टिकलशिप करना चाहिए या मिड साइज फर्म। और इसको लेके इतना सारा व्यू पॉइंट है, इतना सारा व्यू पॉइंट है, अब हम अपना व्यू पॉइंट देता है। पर ये व्यू पॉइंट देने के पहले बस एक बात है, सुनो, आर्टिकलशिप या जॉब रिलेटेड कभी कोई डिस्कशन करना हो तो बेटर है उसी से एडवाइस लेना जो खुद कभी काम किया हुआ है। जो कभी काम नहीं किया हुआ है और सुने सुनाए बात के बेसिस पे अपना ओपिनियन देता है, बेटर है उनसे थोड़ा दूर रहना। और ये मेरे को पर्सनली लगता है कि एटलीस्ट ये एडवाइस देने के लिए हम केपेबल हैं। क्यों केपेबल है? 3 साल मेरा आर्टिकलशिप किया हुआ है पीडब्ल्यूसी, जो बिग 4 है ऑडिट के अंदर में। उसके अंदर मेरा काम किया हुआ है आईटीसी, जो एक इंडस्ट्री है। उसके अंदर मेरा काम किया हुआ है ईवाई ट्रांजैक्शन एडवाइजरी सर्विसेज, जो कंसल्टेंसी है। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो जो एरिया में काम कर सकता है, उस मैक्सिमम जगह मेरा खुद का काम किया हुआ है, और सिंस किया हुआ है, इसी वजह से हम इसके बारे में पूरे कन्विक्शन के साथ बोलेगा जो हम बोलेगा। और ऐसा नहीं है काम छोड़े हुए मेरे को, ऑल्दो 8 साल हो गया, जस्ट मेरे 8 इयर्स कंप्लीट हुआ था पढ़ाने को, पर अभी भी हर संडे हम रेगुलरली उनके साथ टच में है। एग्जैक्ट मेरे को आइडिया कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या रिक्वायरमेंट है, उनका क्या डिमांड है, वो सबको ध्यान रखते हुए ये वीडियो बना रहा है। तो इसीलिए मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बहुत लोग का ओपिनियन आएगा, बहुत सारे लोग का ओपिनियन आएगा, बस जब ओपिनियन दे पूछ लेना कि आप कहीं कुछ किए हुए हैं या ऐसी ओपिनियन दे रहे हैं। सो एनीवेज, क्योंकि ये देखो बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, इसीलिए थोड़ा ढंग से लेना डिसीजन। सुनो, पहला, बिग 4 वर्सेस मिड साइज फर्म। अब ऐसा ना, दोनों का अपना अपना एडवांटेज है, दोनों का अपना अपना डिसएडवांटेज है। दोनों का एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है वो हम बताएगा, और ये जो डिसीजन है वो आपको खुद अपने हिसाब से लेना है, अपने करियर गोल को सोचते हुए। कि देखो हर एक का करियर गोल अलग है, हर एक का ऑब्जेक्टिव अलग है, तो हम ये नहीं बोल सकता कि ये बेस्ट है, वो आपको डिसाइड करना है आपके लिए क्या बेस्ट है। पहला बात, बिग 4 के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ब्रांड नेम। बिग 4 का सबसे बड़ा एडवांटेज है ब्रांड नेम। बिग 4 में कौन आया? पीडब्ल्यूसी, ईवाई, डेलॉइट एंड केपीएमजी। सबसे बड़ा एडवांटेज है ब्रांड नेम। अगला, अब तुम लोग बोलेगे जो ब्रांड नेम है ये क्या, ये कभी काम आएगा या बस खाली ब्रांड का नेम लेके बैठ गए? देखो,
ऐसा है ना, एक और मिथ है जो लोग को लगता है कि एक ही जगह गए खाली एक ही चीज सीखेंगे, ये वाला चीज। तो बस एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन कि जनरली आप लोग जब बिग फोर में जाएंगे तो जनरली आप लोगों को दिया जाएगा तीन में से कोई एक डिपार्टमेंट। आइदर वो रहेगा अश्योरेंस, स्टैट्यूटरी, ऑडिट, या आपको दिया जाएगा एडवाइजरी, जिसके अंदर में आइदर रिस्क एडवाइजरी हो सकता है, इसका एक और नाम है इंटरनल ऑडिट, या आपको मिलेगा टैक्सेशन के अंदर में। तो ये तीन में से किसी एक फील्ड में आपको मिलेगा। और ये फैक्ट है कि जिस फील्ड में आपको मिला आपको तीनों साल वहीं पे अपना कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप एक साल स्टार्ट ऑडिट किए, एक साल इंटरनल ऑडिट किए, एक साल टैक्स किए, एक जगह जो गए बस आप वहीं पे रह गए, ये फैक्ट है। पर वही है कि एक जगह रहे और वहीं पे अगर रह गए तो एटलीस्ट आप उसका पूरी स्पेशलाइजेशन के साथ निकलते हैं। और यकीन मानो आज के दिन आपको हर एक चीज आए उससे मच बेटर है जो आए वो अच्छे से आए, क्योंकि जब आप लोग कंपनी में अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली वहां पे स्पेशलाइजेशन देखा जाएगा। तो एक चीज है स्पेशलाइजेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन उठता है इसका और एडवांटेज क्या। इसका अगला एडवांटेज ये है कि समहाउ अब अगर 3 साल एक अच्छे कंपनी में एक अच्छे फॉर्म में काम कर रहे हैं तो बिना रियलाइज हुए आपका पर्सनालिटी काफी अच्छा डेवलप होता है। तो ये एक और बड़ा अच्छा एडवांटेज है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है जो जस्ट अभी हम बताया कि आप काम एक ही करेंगे। यानी ऐसा होता है कि अगर बिग फोर में आप पार्टनरशिप कर लिए तो जो बेसिक चीज होता है जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को शायद आना चाहिए, आरओसी का फाइलिंग, इनकम टैक्स रिटर्न का फाइलिंग, इसके बारे में उसको हवा तक नहीं है, उसको आइडिया तक नहीं है। उसको बस खाली क्या पता है बड़े कंपनी में जाके ऑडिट कैसे किया जाता है। नेक्स्ट, मिड साइज फर्म का क्या एडवांटेज है डिसएडवांटेज है। मिड साइज फर्म का बहुत सारा एडवांटेजेस है। एग्जांपल, आप बहुत वैरायटी ऑफ काम सीखेंगे, आप ऑडिट भी सीखेंगे, आप टैक्स भी सीखेंगे, आप कंसल्टेंसी भी सीखेंगे। अब ऐसा है ना कि आप खुद कितना सीखेंगे वो डिपेंड करता है आप खुद इनिशिएटिव कितना लेते हैं। ब्रांड नेम, ऐसा नहीं है कि इसका ब्रांड नेम कुछ नहीं होता, ब्रांड नेम डेफिनेटली रहता है। पर इवेंचुअली देखो एक बात फैक्ट है, ऐसा बहुत सारे केसेस है जो बिग फोर में काम किया पर इवेंचुअली ज्यादा कुछ सीख नहीं पाया। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मिड साइज फर्म में काम किए पर अपना इनिशिएटिव लेके अपना, देखो ऐसा है ना कि वहां तुमको कोई फोर्स तो करेंगे बॉस लोग, काम कर काम कर काम कर, पर इसके अलावा तुम लोग खुद का इनिशिएटिव होना चाहिए कि हाँ मेरे को काम करना है। और काम से भागना क्यों है। ये तो देखो एक छोटा सा फील्ड है जहां पे छोटा सा टाइम पीरियड है, जहां पे एक्सपेक्टेशन उतना रहेगा नहीं कि तुम लोग कुछ आता है, तो तुम लोग का एक तरह का लर्निंग है। और यहां पे अगर प्रेशर लेगा ना तो यकीन मानो आगे जो लाइफ है, सीए फाइनल के बाद जो लाइफ शुरू होता है, उसके बाद अगर पहले प्रेशर नहीं लिया हुआ ना तो उससे प्रेशर लेने से डरेगा। सो बेटर यहां पे प्रेशर लेना। पढ़ना है, डेफिनेटली पढ़ना है, ऑब्वियस सा बात है, पढ़ना है, हमका बोल रहा नहीं पढ़ना है, पढ़ना है, पर साथ में काम भी करना है। कि जब फाइनल का एग्जाम हो जाएगा और आप लोग जॉब करने के लिए जाएंगे तो इवेंचुअली जब वो जॉब के लिए रिक्रूट करेगा उसका मैक्सिमम क्वेश्चन आपका टेक्निकल नहीं रहेगा। मैक्सिमम वो क्वेश्चन पूछेगा कि आप जो काम किए उस समय कैसा काम किए, कि उसको वहां पे जाके आपसे पढ़वाना नहीं है, उसको आपसे काम करवाना है। तो ये जरूर चेक करना चाहेगा कि जो 3 साल का आर्टिकलशिप था आपका जितना कितना जेन्युइनली आपका काम किया हुआ है, क्योंकि इवेंचुअली वहां पे वो काम आएगा। तो बॉटम लाइन ये है, अब अगर मेरा ओपिनियन लिया जाए, सिंपल सा बात, देखो ऐसा है कि अगर फ्यूचर में किसी का प्लान है अपना खुद का सीए फर्म शुरू करने का, अपना खुद का कंसल्टेंसी शुरू करने का, यानी अपना खुद का करना है, तो वो बेटर रहेगा एक मिड साइज फर्म में करना, ताकि आप वैरायटी ऑफ काम सीखे। जब आप अपना खुद का कर रहे हैं तो आप अपना जो पोर्टफोलियो उसको आप लिमिटेड नहीं रखना चाहेंगे, आप चाहेंगे मैक्सिमम पोर्टफोलियो आप ऑफर करें अपने क्लाइंट को, तो उसके लिए बेटर है आप जितना ज्यादा काम सीखो उतना अच्छा रहेगा। पर वही अगर बाई चांस कोई जॉब करना चाह रहा है तब बेटर है जॉब के लिए एक थोड़ा ब्रांड नेम मिले। तो अगर बिग फोर मिलता रहे जरूर करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है बिग फोर नहीं मिला तो आगे कोई अच्छा फॉर्म नहीं है, बहुत सारे अच्छे फॉर्म हैं। एक और हम कैलकाटा स्पेसिफिक बात करें या अगर नेशनल लेवल पे बात करें तो बिग फोर के अलावा ग्रांट थॉर्टन है, अगला बीडीओ है। इसके अलावा अगर कैलकाटा स्पेसिफिक बात करें तो लोढ़ा हुआ, सिंघी हुआ, डीबी देसाई हुआ जिसका टैक्सेशन में काफी अच्छा स्पेशलाइजेशन है, हरि भक्ति हुआ। इसके अलावा और बहुत सारे फॉर्म है हमारे कैलकाटा में अच्छे फॉर्म, जीपी अग्रवाल, एस के अग्रवाल, एस जय किशन, रे एंड रे, और बहुत सारे फॉर्म है, रैडसन कंपनी, बहुत सारे फॉर्म है, मतलब अनलिमिटेड फॉर्म्स है। तो इसमें आप कहीं पे भी काम कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। तो वही है कि अगर अपना करना हो तो बेटर है वैरायटी सीखो, अगर जॉब करना हो तो बेटर एक अच्छा ब्रांड नेम मिले ताकि वो आपको बाद में असिस्ट करे। अब अगला क्वेश्चन उठता है, अगर मान लीजिए हम लोग को उतना अच्छा ब्रांड नेम नहीं मिला तो फिर क्या, घबराने का नहीं है। अगर उतना अच्छा ब्रांड नेम नहीं मिला तो फिर कुछ नहीं करना, जहां पे भी आप काम कर रहे हैं वहां पे आप एकदम बढ़िया से काम करना।
कि जो चीज कर रहे हैं उसका आपको इन एंड आउट पता रहे, क्योंकि इवेंचुअली जब ये इंटरव्यू जो आपका होगा जॉब के लिए, आपको बस खाली जस्टिफाई करना है कि आप सही में काम किए थे। तो ये था पहला बात। सेकंड बात, किस फील्ड में काम करें, अश्योरेंस में या फिर एडवाइजरी। जैसा कि हम बताया था कि एक सीए के लिए आर्टिकलशिप में एक रहता है अश्योरेंस, जिसके अंदर हम लोग मेन बात करते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट, स्टैट ऑडिट। एक रहता है एडवाइजरी, जिसके अंदर में मेन आता है रिस्क एडवाइजरी, जिसके अंदर में मेन आता है रिस्क एडवाइजरी, जिसका एक और नाम है इंटरनल ऑडिट, और दूसरा आता है टैक्सेशन। अब टैक्सेशन के अंदर में वापस बहुत फील्ड है, डायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी है, ट्रांसफर प्राइसिंग और बहुत सारा फील्ड है। अब किस फील्ड में जाना है, तो देखो पहला बात तो ये है ना कि यहां पे शायद आपको ऑप्शन ना मिले कि इसमें जाना है या उसमें जाना है। जिसमें भी जाना है जाकर अच्छे से काम करना। पर स्टिल अगर आपको बाई चांस ऑप्शन मिल जाता है कि आपको कौन से फील्ड को सिलेक्ट करना है, तब देखो ऐसा है कि अगर आपको बाई चांस टैक्सेशन में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है और अगर आप चाहते हैं फ्यूचर में टैक्स को अपना मेन फील्ड बना के अपने कोर, अपना जो मेन कोर स्ट्रेंथ है उसको बनाना चाहे, तो आपको टैक्सेशन में करना चाहिए। अगर बाई चांस टैक्सेशन ना मिले तो एनीवे स्टैट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट आप किसी में भी कर सकते हैं। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? स्टैट ऑडिट के अंदर में आप एक कंपनी का जाके प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करेंगे, जो आप ऑडिट में पढ़ा करते थे। यानी जहां पे आप इंटरनल कंट्रोल, वाउचिंग वेरिफिकेशन, कारो कंप्लायंसेस, ये सब कुछ टेस्ट करेंगे। बैलेंस शीट, पीएल, नोट्स ऑन अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट का हर एक आइटम को आप वेरीफाई करेंगे। ये होगा स्टैट ऑडिट में। जैसे आप देखते हैं कि जब ऑडिट रिपोर्ट नीचे में जो ऑडिटर साइन करता है वो स्टैट ऑडिट वाला है। नेक्स्ट, रिस्क एडवाइजरी क्या हुआ? वो इंटरनल ऑडिट का पार्ट है, जो रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल, जो प्रोसेसेस है वो सब कुछ सही चल रहा है, उस पर मेन फोकस करता है। यानी अगर बिजनेस को समझना है, बिजनेस कैसे हो रहा है, ये अच्छा है। और आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ओवरऑल ओवरव्यू चाहिए, तो आपके लिए ये अच्छा है। पर एनीवेज, ये इतना अर्ली स्टेज है ना कि यहां पे अभी आप लोग शायद डिसाइड ही ना कर पाए कि आपको किस में इंटरेस्ट रहेगा। तो जहां पे भी इंटरेस्ट रहे, आपको जहां पे भी आपको मौका मिले, आपको जाना है और अच्छे से उस चीज को करना है। सीधा सीधा बात है। सीए में आप जो मन चाहे करो, अच्छे से करो। हर एक ऑप्शन फ्यूचर में फैंटास्टिक है। तो ये चीज था। मेरा इधर में काम किया हुआ है, मेरा आर्टिकल में मेरा खैर इधर में किया हुआ था। उसके बाद इंडस्ट्री में गया, जॉब में गया, वो कंसल्टेंसी अलग था। तो ये था अश्योरेंस वर्सेस एडवाइजरी, कहां पे क्या काम होता है। जनरली अगर बाई चांस किसी का बिग फोर में होता है तो वो लोग खुद ही बताएंगे आपको इसमें करना है। अगर मिड साइज फॉर्म है तो आपके पास चांस रहेगा कि आप ये तीनों चीज को टच कर पाओ, आप तीनों चीज कर पाओ। जो भी करना एकदम अच्छे से करना। अगर मान लो एक काम कर रहा है और आपको काम करते करते अच्छा स्पेशलाइजेशन हो गया और आपको सही में काम करने का मोटिवेशन है, तो प्लीज अपने बॉस को बोलना कि हम, मेरा इस काम में अच्छा हो गया, आप प्लीज मेरे को दूसरे का भी एक्सपोजर दो। और अगर उसको लगेगा ना कि आप सही में इंटरेस्ट के साथ काम करें, वो जरूर देगा। तो ये था दूसरा। अब आता है तीसरा बात, आर्टिकलशिप पूरा 3 साल करना चाहिए या फिर आर्टिकलशिप के लास्ट ईयर में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना चाहिए। तो देखो चीज ऐसा है, अब अगर बाई चांस किसी का काफी अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है, काफी अच्छा काम चल रहा है, उसको सीखने का अच्छा खासा मौका है, आर्टिकलशिप कंटिन्यू कर सकता है। पर वही अगर बाई चांस किसी को लगता है यार मेरा तो 2 साल में हम ऑलरेडी सीख गया, अब और ज्यादा कुछ सीखने का नहीं है, और प्लस साथ में उसके एक और मन में अगर इच्छा है कि काम करते हैं, थोड़ा एक ब्रांड नेम भी लेते हैं, तब फिर वो लोग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं आखिरी ईयर ऑफ आर्टिकलशिप में, इन थर्ड ईयर ऑफ, इन फाइनल ईयर ऑफ आर्टिकलशिप आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए। अब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के अंदर में देखो एडवांटेज तो है, आप दूसरा साइड ऑफ चेयर को देखेंगे, टेबल को देखेंगे कि चलो ठीक है, अभी तक तो हम लोग ज्ञान बांटे, आपको ये करना चाहिए, असली में काम कैसे होता है वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में होगा। कब करना है अभी हम जस्ट बताया। अगर 2 साल में आपका पूरा काम हो गया और नया कुछ सीखने का नहीं है पर मन है सीखने का, तो जाओ। दूसरा बात, अगर मान लो आपको एक ब्रांड नेम चाहिए जो आपको वहां पे शायद नहीं मिला, पर आपको लग रहा नहीं मेरे को और ब्रांड नेम चाहिए, तब आप जाओ। तीसरा, अगर आप अपने आर्टिकलशिप के पहले 2 साल में उतना सीख नहीं पाए पर आपको सीखने का इच्छा है, तो आप फिर जाओ। अब इसके अंदर में बस एक डिसएडवांटेज ये है कि नॉर्मली अगर हम लोग आर्टिकलशिप 3 साल करते हैं तो एक अच्छा रैपो बन जाता है, तो आपको शायद सीए फाइनल के पहले लीव एक डिसेंट पीरियड का मिलेगा। पर वही अगर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने जा रहे हैं तो आपको 1 ही साल करना है, तो सीए फाइनल के पहले आपको शायद वो उतना अच्छा लीव ना मिले, वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, शायद उतना अच्छा लीव ना मिले। तब उस केस में हो सकता है आपको सीए फाइनल एक टर्म डिफर करना पड़े ताकि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पूरा कंप्लीट करे
और कंप्लीट करने का फिर आर्टिकलशिप के लिए सॉरी सीए फाइनल के लिए अच्छे से प्रिपेयर करके अपना एग्जाम दे पाए। एनीवेज, ये जो डिसीजन है ये है 2 साल बाद का, और ये डिसीजन आप लोग अपने आप ले लेंगे पहला 2 साल का एक्सपीरियंस देखते हुए। लास्ट बात, काफी लोग के माइंड में क्वेश्चन आता है कि हम लोग जो सीए कर रहे हैं सिर्फ सीए करते चले या सीए के साथ कोई और कोर्स करना चाहिए। अब सीए के साथ कोई और कोर्स करना चाहिए यानी एक डिबेटेबल पॉइंट है। स्टैंड अलोन बेसिस पे देखे जाए सीए एक फैंटास्टिक डिग्री है। बहुत सारा एग्जांपल है जहां पे एक आदमी कोई भी आदमी ओनली सीए के डिग्री के बेसिस पे अपना अच्छे से पढ़ाई किया, अपना अच्छा जगह आर्टिकलशिप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किया और फैंटास्टिक जॉब कर रहा है। पर स्टिल अगर बाई चांस किसी को और कोई और एक और कोर्स करने का मन करे तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। पर ये जो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है वो डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन। अब अगर बाई चांस किसी को फाइनेंस लाइन में इंटरेस्ट है और आगे बढ़ना है तो वो सीएफए वाला चीज सोच सकता है। अगर किसी का मैथ्स इंग्लिश काफी अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल्स काफी अच्छा है, पास्ट में प्रोफाइल काफी अच्छा रहा हुआ है, क्लास 10 क्लास 12 का मार्क्स, फाउंडेशन इंटर बीकॉम का मार्क्स, तो फिर उस केस में वो एमबीए इन फाइनेंस का सोच सकता है। इसके अलावा अगर बाई चांस कोई खुद का अपना करना चाहे तो उसको वो माइट भी सीएस भी सोच सकता है कि चलो ठीक है सीएस में हम लोग आरओसी रिलेटेड काफी कुछ जानेंगे। इसके अलावा सीए के साथ उसको पीएसयूज में जाना है या कोई इंडस्ट्री में और जाना है तो वो सीए के साथ सीए में भी डिसाइड कर सकता है। पर ये जो डिसीजन है ना वो लिया जाएगा आपका आर्टिकलशिप कहां लगता है, आपको कितना टाइम अवेलेबल है। क्योंकि ऐसा है ना कि 3 साल के आर्टिकलशिप में आपको सीए फाइनल का ही पढ़ाई करना है, और जब आर्टिकलशिप शुरू होगा तब रियलाइज करेंगे कि आर्टिकलशिप में काम अच्छा खासा होता है, अच्छा खासा टाइम वहां पे डिवोट होगा, उसके साथ सीए फाइनल प्रिपेयर करना है, ये इटसेल्फ अ बिग टास्क। तो ये एक बिग टास्क ऑलरेडी है, उसके साथ आप एक और कोर्स जोड़ना चाहते हैं तो वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा वो डिपेंड करेगा कि आपका आर्टिकलशिप कहां लगता है, आपको टाइम कितना अवेलेबल है। सो बेटर है ये जो डिसीजन लेना है ना ये 2 महीना बाद लेना। एक और पहले देखो कि कहां आर्टिकलशिप लग रहा है, एक और 1 महीना एक्सपीरियंस करो वहां पे कितना टाइम हो रहा है, उसके बेसिस पे अपने आप ही डिसीजन लिया जाएगा। तो ये वाला स्लाइड एक सुपर इंपॉर्टेंट स्लाइड था टू समराइज। बिग 4 मिले जरूर जाना चाहिए, पर अगर आपको अपना बाद में खुद का करना है तो बेटर है माइट भी आप 1 साल करो, बीच में ट्रांसफर लेना ले लो क्योंकि आप 1 साल में ट्रांसफर ले सकते हैं, फिर मिड साइज में कर लो। अगर जॉब करना है तो उसको वहां पे डेफिनेटली कंटिन्यू करना चाहिए। मिड साइज फर्म का एडवांटेज बहुत सारा है, आपको बहुत तरह का काम सीखने का मौका मिलेगा, पर वही है कि काम सीखने का मौका तब मिलेगा जब आप खुद इनिशिएटिव लेंगे। अगला अश्योरेंस या एडवाइजरी, अगर आपको खुद को अपना करना है तो बेटर है तीनों का आइडिया रहे, अदरवाइज जो फील्ड मिले एकदम बढ़िया। प्रोवाइडेड देखो अगर किसी को टैक्स में इंटरेस्ट है तो टैक्स में अप्लाई करो तो वहीं पे उसका स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। अगर अभी आपको पता ही नहीं आपको किसमें इंटरेस्ट है तो टू बी ऑन अ सेफ साइड अप्लाई इन अश्योरेंस। अश्योरेंस में अप्लाई करने के बाद आपके पास हर तरह का रास्ता खुला रहेगा। आर्टिकलशिप वर्सेस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए। आर्टिकलशिप अच्छा चले 3 साल कंटिन्यू करो। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कब करना है, आइदर आपको ब्रांड नेम चाहिए या फिर 2 साल में सब सीख गए या 2 साल में कुछ नहीं सीखे। सीए के साथ कुछ और कोर्स करना है या नहीं 2 महीना वेट करो, हम वापस एक वीडियो आप लोग के लिए जरूर बनाएगा जहां पे लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, अब जो अप्लाई करेंगे तो आपको सबसे पहले आपको सीवी प्रिपेयर करना है। अब जब सीवी प्रिपेयर करेंगे तो मॉडल सीवीज आप लोग देखेंगे बहुत सारा आप लोग को जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम है उसमें दिखाया जाता है। आप लोग को पहला चाहिए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लिखना है जहां पे आपका सीए फाउंडेशन का मार्क्स एंड सीए इंटर का मार्क्स लिखा जाएगा। नेक्स्ट, आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन देना है जहां पे आपका क्लास 10 का मार्क्स, क्लास 12 का मार्क्स और बीकॉम का मार्क्स आपको लिखना है। ठीक, ये जब रहेगा तो ये आपको जो लेटेस्ट वाला है वो पहले रहेगा, उसके बाद आपको चलना है उल्टा। तीसरा, अगर आपको कोई भी अवार्ड या अचीवमेंट है आपके लाइफ में आपको उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट, जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो आपका एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एक्सेल सुपर इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको राय तो अच्छा, वो एनीवेज आप लोग आईटीटी में सीखते हैं। अगला पर्सनल डिटेल्स आपको लिखना है, आपका नेम, ईमेल आईडी जरूर लिखना है ढंग से, कॉन्टैक्ट नंबर आपको जरूर ढंग से लिखना है कि जो आपको कॉन्टैक्ट करेगा तो ये दोनों को ढंग से क्रॉस चेक करना ये सही लिखा हुआ है। इसके अलावा क्या आपका हॉबीज है, क्या आपको कौन कौन सा लैंग्वेजेस आता है, ये सब कुछ। और लास्ट में क्वेश्चन उठता है करियर ऑब्जेक्टिव और कवरिंग लेटर जरूरी है। तो देखो बेटर होता है कवरिंग लेटर देना, क्योंकि एक कंपनी में एक फॉर्म में आप जहां अप्लाई कर रहे हैं उसको बहुत सारा सीवीज मिलेगा, तो उसको पता होना चाहिए आप क्या चीज के लिए अप्लाई किए हैं। अब जो आपकी जो एचआर है उसको आइडिया नहीं रहेगा कि क्या चीज के लिए अप्लाई किया हुआ है, तुम लोगों ने नहीं देख के समझ में आना चाहिए कि हाँ चलो इंटर पास है तो उसके लिए अप्लाई किया होगा, आर्टिकलशिप फाइनल पास है जॉब के लिए, तो
उस अजम्पशन में क्यों जीना है, बेटर है एक छोटा सा कवरिंग लेटर लिख दो क्या चीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं। करियर ऑब्जेक्टिव ऑप्शनल है, लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना चाहो मत लिखो। आर्टिकलशिप का सीवी है इसलिए अगर बाई चांस फाइनल का सीवी रहता तो उसके अंदर भी लिखना चाहिए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन होता है इंटरव्यू प्रोसेस क्या हो। अब देखो ये जो है ना, ये हम बता रहे हैं जहां पे पूरा का पूरा अगर एग्जॉस्टिव इंटरव्यू प्रोसेस हो तब क्या क्या होता है। पर काफी सारे फर्म के अंदर में इसमें एक दो स्किप कर दिया जाता है। पहला फर्स्ट राउंड होता है एचआर राउंड, जहां पे आपका जब सीवी मिलेगा तो एचआर आपको कॉल करेगी और कॉल करके आपसे पूछेगी कुछ कुछ डिटेल, आपका क्वालिफाई किए, आपका क्या इंटरेस्ट है, और कुछ कुछ बेसिक एकदम बेसिक बात तो आपसे पहले पूछा जाएगा। इसके बाद होता है ऑनलाइन असेसमेंट। ये जनरली बिग फर्म्स में होता है। ऑनलाइन असेसमेंट के अंदर में वो आपका क्या चीज को टेस्ट करेगा, सिंपल बेसिक इंग्लिश, सिंपल बेसिक इंग्लिश। नेक्स्ट, सिंपल बेसिक मैथ्स। थर्ड, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर। ये सुन के हम श्योर आप लोग काफी डर गए होंगे, पर घबराओ मत, उसका वेटेज काफी कम रहता है। और कोई कोई फॉर्म के अंदर में एक ऐसे राइटिंग रहता है, एक टॉपिक दिया रहेगा आपका करंट अफेयर्स के नॉलेज को टेस्ट करने के लिए कि इसमें आपका ओपिनियन क्या है। बहुत सारा है अभी, जैसे बजट में आपका क्या व्यू पॉइंट है, या जो फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें जो लॉ है उसमें आपका क्या ओपिनियन है। तो ये बहुत सारा आज के दिन टॉपिक अवेलेबल है। तीसरा, आज जो ग्रुप डिस्कशन है ये मैक्सिमम फॉर्म नहीं करवाता, पर कोई कोई फॉर्म करवाता है, जैसे एग्जांपल है केपीएमजी, ये करवाता है ग्रुप डिस्कशन। पर अभी कोविड के सिचुएशन में कितना होगा ये हम श्योर नहीं है, पर हाँ ग्रुप डिस्कशन होता है। ग्रुप डिस्कशन के अंदर में प्रॉब्लम ये है, लोगों को लगता है ग्रुप डिस्कशन में जो मैक्सिमम बोलेगा वो सबसे अच्छा बोल रहा है। गलत, कम बोलो पर अच्छा बोलो। और कभी भी ना टारगेट ये मत करना कोई सामने वाला बोला उसके बात को काटना है, क्योंकि इवेंचुअली वो ये देख रहा है कि यार तुम हर किसी की बात को काट रहा है, और जब तुम आकर सही में आर्टिकलशिप करेगा और अपने ग्रुप में भी इस तरीका से काम करेगा तो पॉइंट क्या है। तो ग्रुप डिस्कशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि वहां पे ग्रुप को साथ में लेके चलना है। मान लो तुम्हारा व्यू पॉइंट कुछ है, पर जो सामने वाला बोल रहा है उसका व्यू पॉइंट कुछ और है, तो उसके बात को काटने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड उसका व्यू पॉइंट अच्छा है। किसी के भले ही आपका व्यू पॉइंट उससे अलग है, पर अगर वो सही बोला उसके बात को अप्रिशिएट करने में कुछ कम नहीं होगा। तो बेसिकली करना क्या है, अपना व्यू पॉइंट रखना है, पर अगर सामने वाले का भी कोई एक अच्छा व्यू पॉइंट है उसको अप्रिशिएट करके रखना है। कारण क्या है, वो ये देखने का कोशिश करेगा, वो ये नहीं देखेगा कौन मैक्सिमम बोला, वो ये नहीं देखेगा कि आप कितना अच्छे से सामने वाले का जो लॉजिक है उसको काउंटर कर पा रहे हैं, वो ये देखेगा आप अच्छा पॉइंट को पिकअप करके भी अपना व्यू पॉइंट रख पा रहे हैं या नहीं। कि ग्रुप को चलाना है, इस वजह से ग्रुप डिस्कशन में लोग का माइंडसेट कुछ और होता है, वो कुछ और जाता है। लोग को लगता है निकल के बोलते हैं यार हम तो सबसे ज्यादा बोल के आए हैं, और काफी और उनका नहीं भी होता। कम बोलने में कोई बुराई नहीं है, प्रोवाइडेड आप अच्छा बोलो। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 4, टेक्निकल राउंड। बेसिकली देखा जाए ये सबसे इंपॉर्टेंट राउंड है। टेक्निकल राउंड में आपसे बहुत सारा टेक्निकल क्वेश्चंस पूछा जाएगा। टेक्निकल क्वेश्चंस क्या रहेगा वो तुरंत हम अपने अगले स्लाइड में डिस्कस कर रहा है। एक बार ये हो गया, उसके बाद आखिरी होता है पार्टनर राउंड। जनरली इस राउंड के अंदर में ये एलिमिनेशन राउंड जनरली नहीं होता, अनलेस आप कुछ ब्लंडर करके आ गए। यहां पे वो लोग बेसिकली एथिक्स के बारे में आपका टेस्ट करेगा कि आप कितने एथिकल है। मान लो कुछ एक केस सिनेरियो बना के पूछा जाएगा कि आपको एक क्लाइंट के पास अप्रोच करना है, आप क्लाइंट को पिच कर रहे हैं कि आपके पास ये आ जाए, पर वो क्लाइंट आ नहीं रहा है। पर वहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलता है कि एक काम करते हैं कि एक थोड़ा सा ब्राइब देके, थोड़ा सा पैसा देके, एक ऑप्शन है कि आपको क्लाइंट पूरा का पूरा मिल जाए, तो ऐसा काम आप करेंगे या नहीं। अब यहां पे कॉस्टिंग मत लगा देना कि हाँ चलो मेरे को फीस मिलेगा 100 रुपया, हमको ब्राइब देना पड़ेगा किसी एक आदमी को 5 रुपया, तो नेट में मेरा फायदा नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पे ये सबको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को हटा के एथिक्स को सबसे ऊपर रखना। तो इसीलिए यहां पे कोई भी अनएथिकल चीज नहीं होना चाहिए। देखो ऐसा है ना, जब आप लोग ऑडिट करें तो आप लोग बहुत सारा इनसाइडर इंफॉर्मेशन रहेगा। जब एक कंपनी अपना फाइनल अकाउंट्स जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जब वो अनाउंस करेगा स्टॉक मार्केट स्टॉक एक्सचेंज में, उसके पहले आपको उसका प्रॉफिट पता रहेगा। तो उसके बेसिस पे बहुत सारा आप लोग किसी और को बता के प्रॉफिट उसको गेन करवा सकते हैं, उसका स्टॉक परचेज करवा के या सेल करवा के, डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट कैसा है उसका। तो ये सब काम जो है ना, ये सब एकदम एकदम अनएथिकल है। सो वहां पे इस चीज को टेस्ट किया जाएगा, आपका कोई भी तरीका से कोई भी हालत से अनएथिकल सोच तो नहीं है। तो यहां पे ये उसमें स्मार्ट बनने का कोशिश नहीं करना है कि हम आपका प्रॉफिट करा के दिए, नहीं, एथिक्स के साथ प्रॉफिट कमा के दिए।
तो ये था इंटरव्यू प्रोसेस। अब जो टेक्निकल राउंड है उसके अंदर में क्या रहेगा हम लोग डिस्कस करते हैं। और जैसे ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक क्या रहता है, जो लेटेस्ट टॉपिक है, जैसा बताया बजट के ऊपर हो सकता है, अभी जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट है उसके ऊपर में हो सकता है, बहुत बहुत सारा टॉपिक अवेलेबल है। अब इसके अंदर में देखो, अगर आपको आइडिया हो तब स्टार्ट करना, अगर आइडिया नहीं हो तो घबराने का नहीं है, पहले 2-4 लोग को बोलने दो। जो 2-4 लोग बोल देंगे उससे आपको आइडिया लग जाएगा क्या क्या बोलना है। तो चारों का 1-2 पॉइंट लिए और अपना आंसर बना के फ्रेम करके बोल दिए। तो जीडी के अंदर में ये जरूरी नहीं है कि आपको स्टार्ट करना है, स्टार्ट करना हमेशा अच्छा होता है, पर अगर नहीं स्टार्ट हुआ कोई बात नहीं, स्टार्ट तो एक ही जन करेगा ना, कर दे। तो इवेंचुअली अगर 3-4 का अच्छा पॉइंट मिला के तुम अपना आंसर दे दिया तो पता चलेगा तुम्हारी सिलेक्शन हो गया। फाइनली बेटर होता है लास्ट में कंक्लूड करना, और जब कंक्लूजन रहे उसमें हमेशा ध्यान देना, हर एक अच्छे व्यू पॉइंट को शायद पॉइंट आउट करके बोल सकते हैं कि हाँ इनका ये व्यू पॉइंट बहुत अच्छा था, ये व्यू पॉइंट अच्छा था, साथ में मेरा कंक्लूजन है। ये जरूर करना, बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये था इंटरव्यू प्रोसेस। अब नेक्स्ट आता है हमारा इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस प्रिपेयर करना है, हम लोग को इंटरव्यू के लिए क्या प्रिपेयर करना है। तो देखो ऐसा है ना, अगर मान लो अच्छे फॉर्म में, मतलब अच्छे फॉर्म इन द सेंस थोड़ा जो बोलते हैं ना टियर 1, उस फॉर्म में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, मान लो बिग 4 हो गया, ग्रांट थॉर्टन हो गया, लोढ़ा सिंघी, या फिर आपका बीडीओ, जहां पे आप ऑडिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पे उनका मेन फोकस रहेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और वहां पे मेन वो लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चंस पूछेंगे, क्योंकि उनको वही चीज करना है और करवाना है आपसे। अगला स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, सारा का सारा नहीं, पर जो इंपॉर्टेंट बेसिक जो इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, जैसे एग्जांपल हो गया एक्सटर्नल कंफर्मेशन हो गया, इसके अलावा आपका जैसे क्या नाम है ऑडिट रिपोर्ट वाला जो हो गया, तो ये सब जो इंपॉर्टेंट एसेज है जिसका असली में एप्लीकेशन आता है उस सब के बारे में। नेक्स्ट वाउचिंग वेरिफिकेशन, वो लोग का काफी फेवरेट क्वेश्चन होता है, जहां पे लोग पूछेंगे कैश एंड बैंक को आप कैसे ऑडिट करेंगे। कि देखो एक बात समझ लो कि जब तुम लोग का फर्स्ट ईयर ऑफ आर्टिकलशिप रहेगा तो उस समय तुम लोग से वाउचिंग करवाया जाएगा। अब कुछ लोग ये फैलाते हैं यार हम तो खाली वाउचर देखते हैं सुबह से शाम, तो वाउचर भी एक आदमी दुखी दुखी भी देख सकता है, खुश होकर भी देख सकता है। अब जब करना है तो करना है, अब दुख होके करेगा तो कोई पॉइंट नहीं है करने का, जिंदगी भर ट्रिप करता रहेगा, कोई फायदा नहीं है। पर उसके अंदर में भी थोड़ा खुशी खोजेगा, चलो थोड़ा दिमाग लगाएगा कि चलो ये सब सीख गए, तो जो बॉस है ना उसको एग्जैक्ट पता है कि कौन कितना इनिशिएटिव के साथ कर रहा है। तो हम भी अपने आर्टिकलशिप में फर्स्ट ईयर में वाउचिंग वेरिफिकेशन किया था, पर कभी हम क्रिब नहीं किया। तो सेकंड ईयर में भी मेरे को और अच्छा एरियाज मिला, जैसे एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में इन्वेंटरी वैल्यूएशन सबसे टिपिकल सबसे डिफिकल्ट चीज होता है, वो मेरे को टचवुड थर्ड ईयर ऑफ आर्टिकलशिप में मिल गया। तो मेरे को ध्यान है जब मेरा थर्ड ईयर ऑफ आर्टिकलशिप चल रहा था तो मैं अपनी पूरी टीम को लीड कर रहा था, जिसके अंदर पूरा फाइनलाइजेशन का काम मेरे को दिया गया, और एक कंपनी के लिए नहीं बहुत सारे कंपनीज का। तो ऐसा है ना कि आप जितना अपना खुद इनिशिएटिव दिखाएंगे आप उतना अच्छा सीखेंगे, सीखना आपके हाथ में है। अब वाउचिंग वेरिफिकेशन में जैसे कैश एंड बैंक का आप कैसे करेंगे, डेटर्स का कैसे करेंगे, लोन का कैसे करेंगे, फिक्स एसेट का कैसे करेंगे, तो फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे या फिर एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेंगे। तो जो बेसिक पॉइंट्स है ना वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट कारो सुपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक ऑडिट रिपोर्ट के अंदर में कारो सर्टिफाई करना पड़ता है ऑडिटर को, तो इसीलिए कारो का आपको सारा का सारा पॉइंट्स पता होना चाहिए। ये अगर ऑडिट वाले फील्ड में आप अप्लाई कर रहे हैं तब। अब वही अगर आप लोग मान लो हार्डकोर टैक्सेशन में कर रहे हैं, या फिर एक ऐसा जगह जहां पे आपको 2-3 तरह का काम रहेगा। जनरली देखो मिड साइज फर्म के अंदर में आपको टैक्सेशन का ज्यादा इंफोसिस रहेगा, तो उसके अंदर में भी डायरेक्ट टैक्स और जीएसटी दोनों रहेगा। अब वो ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपको सब कुछ पूरा का पूरा याद रहे, पर आपको बेसिक पता होना चाहिए, जीएसटी का बेसिक क्या आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट टैक्स में जो एग्जेम्पशन है, डिडक्शन है, इसके अलावा आपका जो कैपिटल गेन हो गया, पीजीबीपी हो गया, डेप्रिसिएशन स्पेशली ये सब हुआ, इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। सुपर इंपॉर्टेंट चीज है बजट, क्योंकि एकदम जस्ट अभी आया हुआ है बजट, तो आप लोग जो भी इंटरव्यू भी देंगे, आप मान लो बजट से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बजट के अंदर में आपको क्या अच्छा लगा, क्या आपको लगता है कि और बेटर हो सकता था, उसके बारे में आपका एक व्यू पॉइंट होना जरूरी है। नेक्स्ट, ये सब टेक्निकल के अलावा अब आपसे बहुत सारा आपका पर्सनालिटी को चेक करने के लिए क्वेश्चंस पूछा जाएगा, जैसे कि जनरली आइस ब्रेकर होता है पहला क्वेश्चन, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। उसके अंदर में आपको आपका नाम बोलना चाहो तो बोलना, अदरवाइज जरूरत नहीं है कि उसके सीवी में दिख रहा है। शॉर्ट में आप बताया अपना फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आप कहां से स्कूलिंग किए, कहां से कॉलेज किए, शॉर्ट में बताया आपका क्या नाम है, फाउंडेशन इंटर में जो मार्क्स था वो बताए। इसके अलावा स्ट्रेंथ वीकनेस आप बता सकते हैं। अब नहीं बताएगा तो जरूर पूछ लेगा कि आपका क्या स्ट्रेंथ है क्या वीकनेस। स्ट्रेंथ तो देखो आदमी हमेशा बताता है, पर वीकनेस आदमी बताना नहीं चाहता, पर वीकनेस होता है हर एक इंसान का, ये फैक्ट है। अब वीकनेस को इस तरीके से बताना चाहिए, पोर्ट्रे करना चाहिए कि वो वीकनेस बोलने के लिए वीकनेस है,
पर वो सामने वाला कन्विंस हो जाए नहीं भाई तेरा वीकनेस नहीं है, तेरा स्ट्रेंथ है। जैसे जब मेरे से पूछा जाता वीकनेस क्या है, बोलता हम बड़ा यूनिफोकल है कि जो हम जो कर रहा है वो सिर्फ वही कर रहा है, इस वजह से हम काफी कुछ नहीं कर पा रहा है। एग्जाम्पल देता था कि जो हम पढ़ रहे हैं तुम सिर्फ पढ़ रहा है, तो जो एक सोशल लाइफ होता है उसको हम वो नहीं कर पाता था। सो इस चीज में सिंस आप सीए का आर्टिकलशिप करने जा रहे हैं और वो इस चीज को अप्रिशिएट करेगा कि आप खाली काम करो, आप कुछ और मत करो, तो माइट भी ये शायद वीकनेस भी उसके लिए आपके लिए एक स्ट्रेंथ बन जाए कि ना चलो बढ़िया यहां पे आएगा तो काम करेगा। पर एनीवेज कुछ लोग बोलते नहीं, हम काफी लोगों से कोई नए आदमी उससे उतना घुल मिल नहीं पाता, पर जिसको हम इंप्रूव करने का कोशिश कर रहा है। यानी शॉर्ट जो भी वीकनेस बोलो तो वीकनेस बोलने के साथ साथ यही बताना कि अभी आप क्या एक्शन ले रहे हैं उसको इंप्रूव करने का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट जो आपसे हर जगह पूछा जाएगा, जिसको आपको पहले से प्रिपेयर करके जाना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट। कि देखो वो हमेशा पूछेगा, मान लो कोई स्टूडेंट जिसका कॉलेज कंपलसरी है, जाना पड़ेगा, तब इस केस में उससे पूछा जाएगा कि आर्टिकलशिप के साथ आप कॉलेज कैसे मैनेज करेंगे, तो आपको आउटस्टेशन जाना पड़ेगा। नेक्स्ट आर्टिकलशिप के साथ आप सीए फाइनल का ट्यूशन कैसे मैनेज करेंगे, कि आर्टिकलशिप में आपको लेट नाइट हो सकता है, आउटस्टेशन जाना पड़ सकता है। तब ये सब क्वेश्चन अगर पहले से प्रिपेयर किया हुआ है क्या बोलना है तो मच बेटर होता है एज कंपेयर टू वहां जाके आप सोचे कि हमको क्या करना, हमको पता ही नहीं। तो बेटर है बस खाली वन लाइनर सोच के जाना। उसको पता है कि इवेंचुअली वो लोग मैनेज करवा देगा, पर वो ये देखना चाहेगा आप खुद अपने मन से कितना मैनेज करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट वो ये जानने का कोशिश करेगा आपका फ्यूचर गोल्स क्या है, और उसको लगेगा कि फ्यूचर गोल जो भी आप काम कर रहे हैं उसके अलाइनमेंट में है, तो ज्यादा इंटरेस्टेड रहेगा आपको रिक्रूट करने के लिए, क्यों आप ज्यादा मन से करेंगे। पर वो आप बोलेंगे नहीं हम तो बस ऐसे ही कर रहे हैं, उसके बाद तो हमको कुछ अपना ही करना है, तो माइंड भी शायद उतना ग्रेट सिग्नल ना दे। चलो एनीवेज ये था इंटरव्यू का क्वेश्चन है। तो मेन टेक्निकल के लिए आपको ये 3 चीज प्रिपेयर करना है और बाकी आपका पर्सनालिटी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो ये था ओवरऑल आर्टिकलशिप के बारे में। होपफुली हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर किया। लास्ट में कंक्लूड करते हुए, अब ऐसा हो सकता है कि जहां पे आप आर्टिकलशिप करना चाहे वहां पे शायद ना मिले, घबराने का कुछ नहीं है। यकीन मानो ये जो चीज है ना, चलो आज के दिन बड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है, पर आज से 5 साल बाद, आज से 7-8 साल बाद शायद इसका उतना इंपॉर्टेंस ना रहे। एक बात सोचो, आज जब क्लास 10 का एग्जाम दिया था तो जब रिजल्ट आया तो लगा लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, पर आज के दिन जो आपका सी इंटर का रिजल्ट आया तो आप शायद रियलाइज होंगे उसका आज के दिन उतना रिलेवेंस नहीं रहा। क्लास 12 का जब एग्जाम का रिजल्ट आया तो उस टाइम लगा कि कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जब आप कॉलेज में जाने वाले हैं, पर जब कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं तो कॉलेज कौन सा है ये उतना मैटर नहीं करता। यानी जिस समय जो चीज चाहिए उस समय इंपॉर्टेंट लगता है, पर यकीन मानो लॉन्ग रन में ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और मेरा पूरा एक्सपीरियंस के साथ हम एक बात बोलता है, सीए का डिग्री या आर्टिकलशिप आप कहीं से भी करो, ये कागज का टुकड़ा है। सीए का डिग्री एक कागज का टुकड़ा है। ये आपको पहला जॉब जरूर दिलवा देगा, फर्स्ट जॉब जरूर दिलवा देगा कि आप सीए का डिग्री है आपके पास, फर्स्ट अटेम्प्ट है या रैंक है या बिग 4 का आर्टिकलशिप है या अच्छा जगह इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है, पर फर्स्ट जॉब के बाद वहां पे आपका प्रोग्रेस कैसा होने वाला है वो पूरा डिपेंड करेगा आपका ह्यूमन रिलेशन वाला पार्ट कैसा है। एक बहुत ही तोप लड़का, एक बहुत ही तोप इंसान, फैंटास्टिक क्वालिफिकेशन, फैंटास्टिक एक्सपीरियंस के साथ जा रहा है, पर वहां जाके उतना अच्छा डेवलप नहीं हो पा रहा है। वहां पे जाके अपने सीनियर्स, अपने पियर्स, अपने जो क्लाइंट है उनके साथ ढंग से अगर वो रिलेशनशिप मैनेज नहीं कर पा रहा है तो यकीन मानो ऐसा डिग्री कोई काम का नहीं है। क्योंकि इवेंचुअली लास्ट में जाकर सबसे इंपॉर्टेंट है आपको मशीन को मैनेज नहीं करना, आपको ह्यूमन बीइंग को मैनेज करना है। तो आपका जो एचआर स्किल्स है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बार हम जरूर बोलते हैं कि ये पहला जॉब तक आपको जरूर हेल्प करेगा, पर उसके बाद आपका वहां पे जो ग्रोथ होने वाला है या सेकंड जॉब में मूव करने वाले हैं वहां पे इसका रेलेवेंस जीरो हो जाएगा। आप कितना अच्छे से इंटरेक्ट कर पाते हैं, कितना अच्छे से चीजों को मैनेज कर पाते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और वो यकीन मानो सीए का फाउंडेशन इंटर फाइनल किसी भी सब्जेक्ट में नहीं पढ़ाया जाता। वो कोई भी कहीं पे भी जगह आर्टिकलशिप पढ़ ले कहीं नहीं पढ़ाया जाता, वो इनबिल्ट अपने आप आएगा। बहुत लोग बोलते हैं मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स उतना ग्रेट नहीं है, मेरे को बात करना नहीं आता। यकीन मानो जिस दिन हम अपना सीए इंटर देने के बाद जब पीडब्ल्यूसी में आर्टिकलशिप करने गया था, मेरे को बात करना नहीं आता था। पहला 6 महीना मेरे को पता ही नहीं जाके क्लाइंट को बोलना क्या है। पर आज के दिन जिस टॉपिक में बोलना है बोलो, जिसके सामने बोलना है बोलो, हम आराम से बात करते हैं। तो ये जो फेज है ना, जो 3 साल का फेज है, ये लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेके आएगा। इसको एंजॉय करना,
बहुत डिफिकल्ट फेज होगा, हम डिनाई नहीं कर रहा है, फाइनल के साथ पढ़ना है, फाइनल के साथ ये करना है, डिफिकल्ट होगा, पर हम बता रहे हैं ये बहुत अच्छा फेज रहेगा जब सही में लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा। इसको एंजॉय करना, और इसके अलावा कोई भी क्वेरी रहे हम जरूर बताएगा, और इस टॉपिक से रिलेटेड हम और बीच बीच में डिस्कशन करता रहेगा। थैंक यू सो मच।